बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब मेमन। नाज़रीन, आज के इस दौर में, इस जदीद दौर के अंदर माशरे की तरक्की या किसी शख्सियत की तरक्की, उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर आमदनी पर इन्हिसार करता है। आमदनी की बुनियाद पर आपका रहन सहन, तालीम व तरबियत और इलाज मुआलजा इन्हिसार करता है। कराची, जिसे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, कमोबेश 5,000 से जायद बड़ी और छोटी मार्केट्स पर मुश्तमिल है। यह शहर मुल्क को 70% टैक्स की मद में रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और इसकी आबादी लगभग 3 करोड़ से जायद अफराद से भी तजावुज़ कर चुकी है। इसके बावजूद आज भी कराची का ताजिर बेहाल है। कराची के ताजिर के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब शर्जील गोपलानी साहब। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर क्या वजह है जो ताजिर आज भी बेसरो सामानी की कैफियत के अंदर है। शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया वहाब भाई। शर्जील भाई, ये जो प्रोग्राम के अंदर मैंने शुरू में इंट्रो दिया अपना, जाहिर बात है ये तो सभी जानती हैं कि कराची शहर जो है वो 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है पूरे मुल्क को। क्या कहेंगे आप, क्यों आज भी ताजिर इतना परेशान है इसके बावजूद कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है? तो कराची के साथ जुल्म ये है कि कराची लावारिस है, कराची का कोई वारिस नहीं है। आपने अपने इंट्रो के अंदर एक बात बोली, कराची पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है। कराची पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी में मैं ये महसूस करता हूँ कि अब नहीं है। कराची वो गाय है जिसका दूध निचोड़ा जा रहा है और जिसको दूध निचोड़ने के बाद किसी तरीके से घास नहीं दी जा रही। अच्छा। कराची आज इस वक्त जिस हालत में है, शायद ही अफ्रीका का कोई मेट्रोपॉलिटन शहर इस हालत में होगा। अच्छा। अगर आप आज इसको कंपेयर करें, आप नाइजीरिया से, गाना से, कंबोडिया से, आप कैमरून से, मैं बोलता हूँ कैमरून का भी जो जो मेन सिटी है उससे कराची का हाल बहुत बुरा है। अब कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो साबुत सही सलामत आपको मिले। कराची की कोई गली ऐसी नहीं है जो साबुत सही सलामत आपको मिले। कराची में पानी, आज तक आप सोचें मेट्रोपॉलिटन शहर ये वो शहर है जहाँ पे जिस वक्त आपकी पाकिस्तान बना है, इससे पहले इसकी सड़कें पानी से धुला करती थी। कराची वो शहर था जहाँ पे दुनिया का बेहतरीन इलाज मुआवजा होता था। कराची वो शहर था जहाँ पे बेहतरीन किस्म का बिजनेस बिफोर पार्टीशन था। आज कराची का हाल ये है कि कराची रेवेन्यू तो जनरेट करके दे रहा है, लेकिन कराची का पैसा कराची पे लगाने के लिए चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो लगाने को तैयार नहीं है। कराची का ताजिर बेहाल नहीं है, कराची की आवाम भी बेहाल और बदहाल है। आज आप कराची में ये देखें कि कराची के जो बच्चे हैं जो तालीम हासिल करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में तो आप तालीम दिला सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे आप गवर्नमेंट स्कूल की कोई बात करें कि वो वहाँ जाके हम अपने बच्चों को तालीम दिला सकें। कराची में आप देख लें कि जो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बाद मेट्रो ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। और कराची दुनिया के 80 से पहले जो तरक्की याफ्ता शहरों में था कि आप अगर हबीब बैंक प्लाजा की बिल्डिंग देख लें, PIDC की बिल्डिंग देख लें, तो ये वो बिल्डिंगें थी शुरू में जो देखने के लिए दुनिया से लोग आते थे। लेकिन आज आप कराची में कोई ऐसा आर्ट ऑफ स्टेट नहीं है जिसको आप क्लेम कर सकें। सर, क्योंकि आपका ताल्लुक ताजिर बरादरी से है और आपका नुमाया किरदार रहा है, हम देखते रहे माजी में भी आप ताजिरों से मुंसलिक कोई भी मसाइल रहे हो आप पेश रहे हैं। माना कि इस वक्त कराची का जो है वो पुरसान हाल कोई नहीं है, इस बात को तस्लीम हर कोई करता है, लेकिन असल कसूरवार आप किसको समझते हैं इसमें? ताजिर जो है उसका कितना हद तक कसूर है? देखिए, कसूर तो हमारा ना आवाम का है ना ताजिर का है। पॉलिसी हमेशा हुकूमत की और स्टेट की होती है। जो पॉलिसी होती है उस पर आइन और कानून के मुताबिक अमल करना हर शहरी का फ़र्ज़ होता है। आप देखें कि कराची की जो आवाम है वो आज भी आइन और कानून की पासदारी करती है बनिस्बत दूसरे शहरों, दूसरे गांव देहात के। मैं तो ये समझता हूँ कि कराची के ऊपर जो लोग काबिज़ हैं, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, आप सराउंडिंग के एरियाज़ देख लें, बॉर्डर एरियाज़ में कुछ लोग अलग हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं वो लोग अलग हैं। उन्होंने एक जामिया मंसूबा बनाया था कि कराची को जो है गोठ में तब्दील करना है, तो उनके टारगेट पूरे हुए हैं। और इसमें मैं कहीं भी कराची की अवाम और ताजुर को कसूरवार समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि हर दफ़ा देखें 80s में जो लोग यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स और होते थे,
ठीक है। 90s में एक पार्टी आई, उन्होंने उसको भी आजमाया। आप देख लें कि पिछले इलेक्शन में कराची के लोगों ने पीटीआई को भी वोट दिया। तो कराची के लोगों में ऐसा नहीं शऊर नहीं, कराची के लोग बाशऊर हैं। इन्होंने तो हर दफ़ा कोशिश की है कि नए लोग, बेहतर लोग लेकर आए, लेकिन जुल्म ये है कि जो भी कराची के लोगों की नुमाइंदगी करने असेंबली में गया है, उसने कराची को भूल के सिर्फ अपनी जेब और अपने खानदान का भला किया है। सर, आप जो इस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि काबिज हैं जो लोग, बेसिकली लाने वाले भी तो हम लोग ही हैं ना उनको। नहीं, इलेक्शन के जरिए जब मौका आता है हमें इलेक्ट करने का लोगों को, तो उस वक्त क्यों लोग जो है इस तरफ नहीं सोचते हैं? देखें, कराची की 3 करोड़ आबादी के शहर में अगर आप देखें 45 सीटें या 50 सीटें के करीब आपकी एमपी की सीट्स हैं और 22 या 27 के करीब आपकी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। ठीक है, ओवरऑल जो सीट्स हैं उसमें अगर आप ग्राफ देखें तो कराची का इतना बड़ा जो है वो हिस्सा नहीं है। ठीक है। आप रूरल एरिया और आपके देहात और शहर को अगर आप अलग कर लें तो देहात से जो लोग आते हैं वो काबिज है इस वक्त। अब कराची के मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के साथ साथ कराची को आज तक उसका हक ही नहीं मिला। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मकामी लीडरशिप नहीं है कराची के पास, मकामी लीडरशिप की किल्लत है। मेन मसला यही है कि मकामी लीडरशिप ना होने की साथ साथ जो लोग असेंबलियों में आते हैं, जो वजारतों में पहुंचते हैं, उनमें कराची के लोगों की नुमाइंदगी नहीं होती। ठीक है ना, वो तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब देखें, मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के साथ आज पिछले 3 साल से इलेक्शन ड्यू हैं आपके। बिल्कुल। ठीक है, लोकल बॉडीज के, वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन ही नहीं होते। ठीक है, कराची में मेयर की बहुत बड़ी मामला था। अच्छा, मेयर अगर कोई आता है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है, उसके पास फंड नहीं है। सर, ये इख्तियारात का तो रोना जो है हर पार्टी जो है, जो पार्टी आती है हम देखते हैं वो यही कहती है माजी में पिछली पार्टी ने जो है इस तरह किया हुआ था, उसका बिगाड़ इस तरह हुआ था, हम सुधारेंगे तो उसको टाइम लगेगा। और इख्तियारात का रोना तो हर पार्टी रोती है। नहीं, अब इख्तियारात का रोना कोई रो नहीं सकता। इसकी वजह ये है कि आप पिछले 80 साल के अंदर जिन पार्टियों ने जितनी भी रूलिंग करनी थी सबने कर ली। ठीक है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि इख्तियारात का रोना है। असल में तो सबने मिल बांट के खाया। जो इख्तियारात भी आप चाहे 18 अमेंडमेंट्स हों, 17 अमेंडमेंट्स हों, सारे इन्होंने असेंबलियों में जाके अमेंडमेंट्स किए ना कानून और आइन में। राइट। तो यही मसला है। अब अगर मेयर के जो इख्तियारात बिफोर पार्टीशन थे, वो इख्तियारात अगर मेयर को दे दी जाए तो कराची के बहुत से मसले हल हो सकते हैं। सही। अच्छा, इस वक्त जो सर छोटा ताजिर है, अब इस वक्त पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये एप्टमा के इश्यूज, जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के इश्यूज चल रहे हैं, आज भी हमने ये चीज़ ज़ेर बहस थी आज भी कि 1600 टेक्सटाइल मिल्स जो है वो शट डाउन हो चुकी हैं। कमोबेश 50 लाख के करीब बेरोज़गार हुए हैं लोग, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 30 लाख के करीब लोग जो है इससे मुतासिर होंगे। आप क्या समझते हैं इसका जो मलबा है वो छोटे ताजिर पे किस हद तक आएगा? देखिए, सारा मलबा छोटे ताजिर पे और आवाम पे ही आना है, क्योंकि छोटा अब ये इंडस्ट्री बंद हो रही है, इनका लेफ्ट ओवर जो निकलता है आपकी कराची की मेजर मार्केट में लेफ्ट ओवर बिकता है। अच्छा, ये लेफ्ट ओवर आपका जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफ्रीका एक्सपोर्ट भी होता है। बिल्कुल। ठीक है, आप खुद वहाँ पे सदर से आप भी ताजिर हैं एक, और आपको भी इस चीज़ का पता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना। अच्छा, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जो 84-85 के सेक्शन 84-85 में जो माल इंपोर्ट होता है, जिसमें मशीनरीज के पार्ट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स भी होते हैं, वो इस वक्त गवर्नमेंट किसी तरीके से रिलीज करने को तैयार नहीं है। इंडस्ट्री तो आपकी डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। साथ साथ हम 12 दफ़ा बोल चुके हैं कि स्टेट बैंक जो है वो स्टेट के पास होना चाहिए, ना कि आप IMF को दे दें। आपने स्टेट बैंक उड़ा के IMF को दे दिया, अब वो आपका डॉलर के ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया। आज आपके वफाकी वजीर खजाना बता रहे हैं कि डॉलर 200 रुपये के अंदर है, और बैंकों में ग्रेजुअली रोज 1 रुपया 2 रुपया कम करते करते आज 224 रुपये डॉलर बैंक में आया है। भाई, जब 200 रुपये के अंदर है तो ये 24 रुपये का जो डिफरेंस है ये कौन खा रहा है? ये अरबों रुपए रोज के जो है वो इतना बड़ी करप्शन की जा रही है कि मुल्क में कोई करप्शन को कंट्रोल करने वाला इदारा या कानून और आइन के ऊपर चलाने वाला कोई इदारा मौजूद है या नहीं है। इसकी वजह से एप्टमा, आप तो आज एप्टमा को देख रहे हैं ना। मैं आपको ये अभी एक और खबर देता जाता हूँ आपकी चैनल की तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से। एप्टा भी एक बहुत बड़ा जो है एहतिजाज करने के लिए इस्लामाबाद में जमा हो रही है। कल जो है एप्टा के नुमाइंदे जो है वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, और ये सिर्फ इंतजार है कि 12 रबीउल अव्वल के बाद आप देखिएगा कि आपकी इस्लामाबाद की सड़कों पर एप्टा भी बहुत बड़ा एहतिजाज करने जा रही है। एप्टा भी जो है वो मार्केटें बंद करने की तरफ जाएगी, क्योंकि मसला ये है कि वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो कारोबार तबाह हो रहा है। कारोबार वो आपका किसी तरह लाइनअप नहीं आ रहा। इस वक्त आप जिस क्राइसिस के अंदर हैं, आपको हंगामी बुनियाद पे कारोबार को बेहतर करना चाहिए, ना कि आपने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। आप रिस्ट्रिक्शन लगा के आज आपने आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो दूसरे ममालिक के पास चला गया। आप देखें, बांग्लादेश आपका मेजॉरिटी जो आपका एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो बांग्लादेश ले गया। आज इंडिया आपका बहुत बड़ा जो है मार्केट बन चुका है। अब अफगानिस्तान
अगले आप 10 सालों के अंदर देखेंगे कि अफगानिस्तान आपके जो है एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी मार्केट लेकर जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो है एनर्जी का जो सेक्टर है वो सस्ती एनर्जी लेना शुरू कर दिया है। वो अगले 10 साल के अंदर वो भी आपके सामने खड़ा है। तो आपने अगर अपनी पॉलिसी सही तरीके से नहीं चलाए, और बाहर तो हम बोल चुके हैं वन विंडो पे आप आ जाएं और इजी डूइंग बिजनेस की पॉलिसी दें और ओपन ट्रेड पॉलिसी लेकर आए। आप जब तक ये पॉलिसी नहीं लाएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा सर, आपने करप्शन की बात की। मुल्क के अंदर कोई भी पार्टी हो, हम मलबा तो डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन छोटा ताजिर जो है वो टोटल इस वक्त नेक्स्ट जो है टैक्स नेट के अंदर नहीं है। इस सिलसिले में जो ताजिर तंजीमें हैं क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, आप कभी भी ये मत सोचें कि आपका छोटा ताजिर या आवाम टैक्स नहीं देती। ठीक है, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR से पहले ये इदारा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और मुशर्रफ साहब के टाइम की बात है जिस वक्त 17 दिन पूरे पाकिस्तान की मार्केट्स बंद रही थी और सेल टैक्स जब नाफिज किया गया था, तो हमने हमारा एहतियाज करने, इनका कहना यह था कि अवाम टैक्स नहीं देना चाहिए और हमारा कहना यह था कि आप टैक्स लेना नहीं चाह रहे। फिर हमारी जब मीटिंग हुई वहाँ पे अब्दुल्ला यूसुफ साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब थे आपके एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, और CBR के नुमाइंदों से, तो वहाँ पे ये मसला आया कि भाई टैक्स देना नहीं चाह रहे, हम ये कह रहे थे लेना नहीं चाह रहे। तो बोला चले आप हमें बताएं आप कैसे लेंगे। हमने इनको ये बताया कि आप ये बताएं माल कहाँ से आता है मार्केटों में, या फैक्ट्री से आता है या इम्पोर्ट से आता है। आप दोनों जगह पे जो टैक्स लेना आप वहाँ ले लें और एडवांस टैक्स ले लें। दुनिया में कहीं भी टैक्स एडवांस नहीं दिया जाता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे हम एडवांस सेल टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज, RDs, एवरीथिंग हम जो है पोर्ट के ऊपर पे कर देते हैं और आपका माल मार्केटों में आ जाता है। जब वो चीज़ मार्केट में एक चीज़ आ गई वो, तो इसके ऊपर आपने टैक्सेस सारे दे दिए। फिर बिफोर सेलिंग, फिर आपने वैल्यू एडिशनल टैक्स लगाया, हमने इसको भी एक्सेप्ट किया। आपने इसके ऊपर और सेल टैक्स लगाए। एक तो सेल टैक्स हमने बेसिक दे दिया, सही, बेसिक के ऊपर आप बोल रहे हैं कि आप इसको वैल्यू एडिशनल दे दें, हमने वैल्यू एडिशन भी दे दिया। वैल्यू एडिशन के ऊपर आपने बोला एक्स्ट्रा सेल टैक्स दे दें, हमने वो भी दे दिया। फिर आपने बोला डिफरेंस आता है जो मैन्युफैक्चरर का, होलसेलर का और रिटेलर का, उसका डिफरेंस दे दें, हमने वो भी दे दिया। आज हम ये सारे टैक्सेस देने के बाद भी आप कैसे कह सकते हैं कि आपका कोई शख्स टैक्स नहीं देता? हर बंदा टैक्स देता। प्रॉब्लम मैकेनिज्म का है, मैकेनिज्म आपका करप्ट है। जो करप्शन जब तक आप अपनी कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आपको डायरेक्ट टैक्सेस नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं। 42% तो आप बिजली के बिलों में अपने टैक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, आप कौन सा सेक्टर ऐसा है जो टैक्स नहीं दे रहा? सारे टैक्सेस दे रहे हैं। आप सर्विस की मद में सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तकरीबन 150 से 200 अरब रुपए जनरेट करता है, वो अवाम पे कहाँ लगते हैं? 77 अरब रुपए एक्साइज में गाड़ियों की मद में सिंध में दिया जाता है, वो पैसा अवाम पे कहाँ लगता है? अरबों रुपए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड आपसे लेता है, वो पैसा कहाँ जाता है? आज तक ये बताएं 42% हम कराची इलेक्ट्रिक को जो टैक्सेस की मद में देते हैं, कराची इलेक्ट्रिक वफाक को देता है, नहीं देता है? ये सारे मसले हैं। ठीक है शजील भाई, बात का सिलसिला हम जारी रखेंगे। इस वक्त नाजरीन ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर इसके बाद ब्रेक के बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले शर्जील गोपलानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। शर्जील साहब, इस वक्त देखा जा रहा है ख़ास तौर पर हमें काफ़ी जो है वो इलाकों से, साउथ से बिलखुसूस सदर से मुल्का इलाकों से ये कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं कि दीगर इदारे KMC, DMC ये साइन बोर्ड्स वगैरह के ऊपर इस वक्त ताजिर को हिरासा कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो है वो क्या काविशें जारी हैं? अलमिया ये है इस शहर का कि हर चीज़ जो है वो ठेके पे दे दी जाती है। अब ये साइन बोर्ड जो है, जो इसकी कलेक्शन का काम करा KMC का होता था, अब वो KMC और DMC ने जो है अपने तौर पे लोगों को, प्राइवेट लोगों को उसके ठेके दे दिए हैं और उसका लाखों रुपए का बिल लेके वो लोग पहुंच जाते हैं। और अच्छा जुल्म ये करते हैं कि वो साइन बोर्ड को डैमेज करके जाते हैं, रात को आके वो साइन बोर्ड डैमेज करके जाते हैं। मेरे ताल्लुक टिम्बर मार्केट से, मैंने पिछले साल बाकायदा FIR के लिए दरख्वास्त जमा कराई थाने में, तो आज तक वो FIR नहीं करी। अच्छा। वो जो उन लोगों के ऊपर जो साइन बोर्ड्स को डैमेज करके जाते हैं। बेसिकली साइन बोर्ड अगर देखा जाए किसी मुल्क में,
जो मार्केट्स होती हैं वो समझे कि एक शहर का हुस्न होता है। बिल्कुल बिल्कुल एक आपका नजर आता है कि एक आपकी लाइफ चल रही है, लाइफ की वैन है वो साइन बोर्ड, लेकिन यहाँ पे हर चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है इंकरेज करने की जगह। आप डिस्करेज नहीं करें किसी चीज को, आप इंकरेज करें। आप शहर में बहुत सी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको साइन बोर्ड नाम की चीज ही नहीं मिलेगी। बहुत लोगों ने अपने दुकानों से साइन बोर्ड ही हटा दिए, ऐसा ही ना गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, ना आपका कोई मामला कंट्रोल में रहते हैं। साइन बोर्ड बिल्डिंग अगर इस शहर में बनानी है तो 5 फुट की गैलरी निकाल देगा वो रोड के ऊपर, सही बात। लेकिन साइन बोर्ड आपकी दुकान से 2 इंच बाहर होगा तो आपकी दुकान को डैमेज करके चले जाएंगे डीएमसी के लोग। डीएमसी और केएमसी बहुत बड़ा करप्ट इदारा है इस शहर में, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी केएमसी को 12 दफा कहा कि आपका काम शहर के से कचरा उठाना, सेवरेज के मामला देखना, ये है, ना कि आप जो है फंड जनरेट करें। ये फंड जनरेट करने पे लगे रहते हैं और करप्शन पे लगे रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ताजिर जो है वो देना नहीं चाह रहा टैक्स, ताजिर देना चाह रहा है टैक्स, मगर ये है कि जो इस वक्त जो फिजा चली हुई है ना, मुकम्मल तौर पर हिरासा किया जा रहा है। हमने तो यही देखा, जितनी कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई, हमने सर्वे किया मार्केट्स का, तो हमें यही पता चला कि इस वक्त जो है ना नाजायज़ तौर पर पैसे, यानी एक छोटी सी अगर दुकानदार है तो 70,000 रुपये, और अगर कोई ब्रांड है या कोई बड़ा आउटलेट है तो 6-6 लाख रुपए तक, 5-5 लाख रुपए तक के बोर्ड के, जो कि एज पर SRO भी जो है वायलेशन है। जहाँ तक बात है केएमसी डीएमसी की, इसमें तो बाकायदा अगर आप देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, क्योंकि हमने उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो राइटिंग में भेजी हुई हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर को भेजी हुई है, मिनिस्टर को भेजी हुई है, लेकिन इस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। और आपकी बात सही है कि 70,000 से लेकर 6 लाख, 3-3 लाख के बिल मैंने देखे, और मैंने खुद कॉल करके उन लोगों को बोला कि भाई आप आए मार्केट में, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो सामने आने को कोई तैयार नहीं होता। और कभी भी ये बात मत कहेंगे लोग टैक्स नहीं देना चाह रहे। आप मुझे एक बात बताएं, 3800 अरब रुपए से 4200 अरब रुपए शहर है कराची देता है, जो पूरे मुल्क का 3 करोड़ की आपकी आबादी है, बाकी आप 22 करोड़ की आबादी, 19 करोड़ आबादी पे आप इसको कर लें, 6 गुना और करवा लें, तो अगर आप पूरे मुल्क से टैक्स कलेक्ट करें तो 20,000 अरब रुपए बनते हैं। आप कराची के ऊपर जोर क्यों मारते हैं हर चीज में? आप यही साइन बोर्ड का आप लाहौर में मुझे बताते हैं कोई बिल आपने किसी को 50,000 रुपए का भी दिया, लक पता जाएगा आपको। आप दें पिशावर के अंदर 5,000 रुपए का बिल, जूते मारेंगे आपको। सिर्फ सारा नजला, सारा जुल्म जो है ना कराची के ऊपर होता है। ठीक है। अच्छा शर्जील साहब, ये सेक्शन 545 इंपोर्ट विदाउट परमिशन नॉट अलाउड, ये थोड़ी सी इसकी वजाहत करेंगे आप, क्या चीज़ है ये? अच्छा, सेक्शन 545 जो है इन्होंने ये लगाया है कि आप इसमें जो ऐसा आपका आता है HS कोड 4201 से लेके कुछ मेरे ख्याल में 09 या 010 तक आते हैं। तो ये बेसिकली टिम्बर के ऊपर आपने पहले इंपोर्ट परमिट लेना है, फिर इंपोर्ट परमिट भी किससे लेना है? आपने प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? फेडरल गवर्नमेंट के फूड एंड फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। अच्छा, लकड़ी बेसिकली रॉ मटेरियल है, ठीक है। और आपके पूरी दुनिया के जो आपका ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट की जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से आपके पास 1.75% फॉरेस्ट रह गया है। ठीक है। वैसे जमीन का कम से कम 20 से 25% हिस्सा आपके पास जमीन का जो रकबा है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। जो आपके पास ये कुदरती आफत है, ये सैलाब हर साल आ रहा है और बढ़ता हुआ आ रहा है, इसकी वजह यह है कि आपके पास जंगलात नहीं है और जमीन का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है। उसको उसको बचाने के लिए आपको जो है वो जंगलात बचाने हैं। जंगलात बचाने के लिए पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, बस सिवाय पाकिस्तान गवर्नमेंट के। अब वो उन्होंने ये लगा दिया इंपोर्ट परमिट आपने लेना है, करप्ट तरीन इदारा है प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। उससे फिर वो उसकी मर्जी है कि आपकी लकड़ी इस मुल्क में आने दे, वो चाहे तो उसको वापस करवाए, वो चाहे इसको जला दे, वो चाहे इसको जब्त कर दे। और ये सस्पेंड करने के लिए हम पिछले 6 महीने से हम धक्के खा रहे हैं। जिस दिन से आपका जून में ये बिल आया है, जून से हम धक्के खा रहे हैं। अगस्त तक हमें एक्सटेंशन मिल गई थी। ठीक है। और हमें कहा गया था कि जून तक अगले हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं और अगले बजट में हम इसको कानून को रिवर्स कर देंगे, लेकिन अब तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा जाएं और इस चीज़ को रोकें। अगर नहीं रुकाई है तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि जो आपके पास 1.75% फॉरेस्ट है, अगले साल आपके पास 1% फॉरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी की जरूरत तो आपको है। वो आप अपने जंगलात काटेंगे, अपनी चीज़ें पूरी करेंगे, इंपोर्ट आपकी बंद हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, आप बंद कर दें, लेकिन आपके फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे और आप तबाही की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, जो इस वक्त सूरत हाल है उससे बदतर हो सकती है। पॉल्यूशन आपका बढ़ेगा। आज आप देखेंगे, आज आपके इसमें पॉलन एनर्जी का जो इशू है इस्लामाबाद में, क्यों है? आपने गलत दरख्त लगा दिए, पॉलन एनर्जी आपके सर पे आ गई। हर साल सर्दियों में आपको पॉलन एलर्जी की तरफ जाते हैं। ऐसा ही है। कराची के आप देख लें कि आपके पास कितना पॉल्यूशन है, देखिए डस्ट पॉल्यूशन आप देख लें,
नॉइज पॉल्यूशन देख लें आप कितना है। ये सारी चीज़ें आपके फॉरेस्ट और दरख्त से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई जामिया प्लानिंग नहीं है। कोई भी कारोबार यहाँ पे जो है वो रोकने की कोशिश ये होती है, करप्शन चाहिए, पैसा उनको अंडर टेबल चाहिए, इसके बाद आपकी चीज़ें आएंगी। यही प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इस वक्त दालों के ऊपर जिस तरह रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठा हुआ है, पोर्ट के ऊपर एक एक कंटेनर पे 16-16 हज़ार रुपये का सिर्फ और सिर्फ फ्यूमिगेशन कराया जाता है, जबकि दुनिया के जिन मुल्कों से दालें और लकड़ी आती है वो हमसे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आगे हैं। वो वहाँ पे तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड मीट किए जाते हैं, हर चीज़ होती है वहाँ पे। देखें ना, हम फाइटो लेकर आ रहे हैं, यूरोप और अमेरिका वहाँ से लकड़ी आती है, वहाँ से फाइटो दे रहे हैं, वो करप्ट है या हम करप्ट हैं? आप ये बताएं। सही कह रहे हैं। देखिए इस चीज़ के अंदर आप, अच्छा, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बाकायदा लेटर लिखा है इनको। हमने अप्रोच किया यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को, हम मलेशियन टिम्बर काउंसिल से 10 तारीख को वेबिनार के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मीटिंग कर रहे हैं, और इंटरनेशनल प्रेशर आने के बावजूद भी हुकूमत पाकिस्तान का जो ये इदारा है ये सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 545 को तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। सेक्शन 598 लग्जरी आइटम्स, इसमें बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स वगैरह और दीगर अशिया भी है। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि इंपोर्ट पर जो है वो बैन है, ठीक है, बैन लगा दिया है उन्होंने। दूसरी तरफ यहाँ पर बिजली, गैस, पानी सहूलियात दे नहीं रही, तो प्रोडक्शन मुल्क किस तरह करेगा? सेल्फ इंपोर्ट बंद है, डॉलर बैंक्स में नहीं दिए जा रहे, एप्टमा परेशान है और लोग, छोटा ताजिर अलग परेशान है। ऐसी सूरत में ये जो बैन लगाया गया 598 पर, आप क्या समझते हैं यहाँ पर किस तरह इसको? 27,000 कंटेनर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 598 के रुके थे। अब इसमें तो कितने क्लियर हो गए वो मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, और अरबों रुपए बल्कि अरबों डॉलर जो है वो डैमेज डिटेंशन में गए हैं और मुल्क से बाहर चले गए। ये भी डॉलर पे लोड आया। जो ज़रूरियात की चीज़ें जैसे बच्चों की साइकिलें और खिलौने आपने बोले, हमारे पास तो इस क्वालिटी की चीज़ें बनती नहीं है, बिल्कुल। तो मजबूरी है कि आप बाहर से इंपोर्ट करते हो। या तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज को इस तरह सब्सिडाइज करे और इनको इतनी सपोर्ट करे कि ये चीज़ें यहाँ बने, तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट आप कोई चीज़ जब करते हैं जब आपको ज़रूरत होती है, और ये कोई अय्याशी की चीज़ें नहीं आ रही थी जिसको आपने रोक दिया। आप चॉकलेट्स की बात करते हैं, आपके पास कौन सा ब्रांड है पाकिस्तान में जो चॉकलेट दुनिया में वेल नोन चॉकलेट हो? तो बच्चों को यहाँ पे जो आपके कन्फेक्शनरीज के आइटम है, आप खुद बता दें कि वो अंडर सब स्टैंडर्ड बनते हैं, बच्चों बीमार होने का खतरा रहता है, और चीज़ें यहाँ पे मामला है। KMC को जिन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए वो तो नहीं करती, वो बोर्डों के पीछे और इंकरेजमेंट जो है वो करवाने के ऊपर लगी होती है। तो ये चीज़ें हैं। 598 को रोकने, ये आपने रोक लिया, स्मगलिंग शुरू हो गई। हल नहीं आप देखें, छालिया इन्होंने रोकी, ठीक है, आपने 50 लाख रुपए तक आपने ड्यूटी लगा दी कंटेनर पे। वो कंटेनर जितना भी है छालिया का, वो आपका सारा का सारा जो है अफगानिस्तान बॉर्डर से और ईरान बॉर्डर से आपका जो है स्मगलिंग के जरिए आ रहा है। स्मगलिंग आपने खोल दी, आपने जो है जेन्युइन काम बंद कर दिया। सही कह रहे हैं। तो ये भी आप इन आइटम में भी आप देख लें, स्मगलिंग बढ़ चुकी है। मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल होगी, जिस चीज़ की सप्लाई डिमांड है उसकी सप्लाई हर जगह से आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए ये वो चीज़ कंट्रोल नहीं करते, और जो गवर्नमेंट पब्लिक को जो सहूलत देनी चाहिए वो सहूलत नहीं देते, उल्टा ये परेशानियां क्रिएट करते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में, और गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। शजील साहब, ये बताएं, जो इस वक्त मोबाइल मार्केट के अंदर नॉन PTA के हवाले से जो FIA की रेट्स जो पड़ रही हैं मुसलसल, इससे भी ताजिर काफ़ी घबराया हुआ है, तो इस सिलसिले में जो है क्या फरमाना चाहेंगे आप? देखिए, एक PTA का कानून जब आ गया कि जो नॉन PTA है सेट, वो जो है आपका फ़ोन पे नहीं चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो कॉस्ट आ रही है हमारी, एक तो डॉलर ऊपर चला गया, बिल्कुल, और ये सेल फोन की ज़रूरत इस वक्त हर बंदे को है, क्योंकि आपका कोई कारोबार, कोई बल्कि बच्चों की तालीम भी इसके बगैर पूरी नहीं होती। ऐसा ही। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं अमेरिका गया तो मेरे बच्चे ने बोला कि भाई हमें आप आईफोन लेते हुए आइएगा। भाई मैंने बोला PTA का इतना बड़ा टैक्स है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे बच्चों ने बोला नहीं, आप पापा ले आए, हमें स्कूल में अपने कोर्सेज के लिए इस वक्त ज़रूरत पड़ती है सेल फोन की, तो हमें PTA की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना जो है इस पे वाईफाई के जरिए अपना जो पढ़ाई का सारा करना है, और जो वाईफाई के जरिए हमारे स्कूल से लिंक हो जाते हैं।
तो सीधे सीधे आजकल जितना भी आपके पढ़ाई का जो मामला है वो इस वक्त इसके बगैर Online नहीं चल है, रहा है, IT मस्ट है। तो नॉन पीडीए अगर फ़ोन की दिया तो मजबूरी आपने एक, आज नया आईफोन के ऊपर 1,17,000 रुपये टैक्स है, तो 1,17,000 का टैक्स कौन अफोर्ड कर सकता है? सीधी सी बात है, इतनी तो लोगों की आमदनी नहीं है। सही बात। और कोई फ़ोन भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त अगर आप देखें तो ये वाला जो फ़ोन है 30-40 हज़ार रुपये से कम इस वक्त मार्केट में नहीं है। बिल्कुल सही है। तो आप फिर नॉन पीडीए अगर किसी का फ़ोन पड़े हुए हैं, अगर स्मगलिंग से आए हुए हैं, तो वो तो आपकी सबसे बड़ी नाअहली है कि स्मगलिंग से क्यों माल किस तरह आ पहुंचा। रहा है? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एयरपोर्ट से माल निकल रहा है ना, बैगेज से। बिल्कुल। आप उनको पकड़े ना, जिन जो गरीब दुकानदार जिसको उधार में माल मिला है, आपने उनको बेचारों के ऊपर एफआईआर काट दी, उनकी दुकान से माल ले गए, उनको और कर्जदार कर दिया। जुल्म इस मुल्क में इतना है, जुल्म इतना है कि जो जिम्मेदार है उसको नहीं पकड़ेंगे। जो गरीब है, जो अपना कारोबार कर रहा है, जिसको आपका आईन पाकिस्तान बोलता है कि आप रोजगार फराहम करोगे, उनके रोजगार के ऊपर आप छापे मार के उन गरीबों को जो है उनकी एफआईआर काटते हैं। जुल्म तो आप उनको पकड़े ना जिन लोगों ने इसको क्लियर किया। भाई आपके पोर्ट से, आपके एयरपोर्ट से, आपके बॉर्डर से आए, आपने उनको सजा दी है। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, जहाँ आप रोकथाम खुद करनी है वहाँ नहीं चोर कर हो रहे। और अवाम के ऊपर आप जुल्म करते हो, और जुल्म का निजाम ज्यादा नहीं चलता। सही बात है। अच्छा सर, इस वक्त जो कराची का सबसे बड़ा बुनियादी मसला सर फहरिस्त है वो स्ट्रीट क्राइम का है, तो इस जो है हवाले से आपका पुलिसिंग निज़ाम के साथ, पुलिस के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है? पुलिस के साथ हमारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमने पीसीएससी पुलिस चीफ लाइसेंस कमेटी वाला भी सिस्टम चला, सीपीएलसी भी चल रहा है, और अब नई चीज आ गई है, रेंजर स्पेशल टास्क सेल भी चल रहा है, आरएसटीसी। सारी चीजें होने के बावजूद इसके सबसे बड़ा वजह यह है कि इसकी बेनिफिशियरी कौन है। क्राइम बढ़ने का बेनिफिशियरी जो है वो पुलिस है, क्योंकि कोई थाना बगैर पैसे दिए एसएचओ नहीं लगता। तो लाजमी बात है उनकी गठजोड़ से ये क्राइम हो रहे हैं। आपने बल्कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें पुलिस मोबाइल में लोग आए और गाड़ी लेकर गए। अच्छा, पुलिस का कहना ये है कि ताजिर बरादरी वो ज्यादा वावेला मचा रही है। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पुलिस बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि हम लुट रहे हैं तो हम वावेला मचाते सही। हैं। अगर इनके बच्चे लुटें, ये बगैर अपने गार्ड के और प्रोटोकॉल के बाहर निकलें तो लग पता जाएगा इनको। अभी एक डीएसपी साहब लुट गए ना, 4 लाख या 8 लाख रुपए लुटे। बिल्कुल, ठीक है, एक डीएसपी साहब ने एफआईआर कटाई। जरा ये तो बताएं कि कितने पुलिस वाले लुटे। मैं जानता हूँ कि पुलिस वालों की फैमिलियां लुटी हैं, उनकी एफआईआर नहीं कटी, वो अपनी एफआईआर कटाते हुए भी डरते हैं, लेकिन वैसे जो है सबको पता होता है कि ये लुटा है। तो कराची में 70% से ज़्यादा तो क्राइम रजिस्टर्ड होता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप एफआईआर कटाना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है। जो आप सोचें कि 3,500 मोबाइलें, सॉरी मोटरसाइकिलें, 3,500 मोटरसाइकिलें अगस्त में छीनी और चोरी हुई हैं। अगर आप साल के 40,000 मोटरसाइकिल साल का इस शहर से छीना और चोरी होता है, ये पैसा, आवाम का पैसा किसकी जेबों में जा रहा है? और ये भी ऑफिशियली रिकॉर्ड पर है डेटा, अनऑफिशियल तो कितना ऐसा है जो रिकॉर्ड पर है ही नहीं। 4,800 मोबाइल छीने और चोरी हुए। आप आईटी की बात करते हो, आईटी आपका इतना बड़ा सेक्टर है, तो मोबाइल 4,500 इसी शहर में बिके हैं ना, या इसी मुल्क में बिके हैं ना। कैसे बिक गए, कैसे चल रहे हैं? या यहाँ से स्मगल हो गए बाहर। ठीक है, आपने वो कितने रिकवर करके दिए? 4,867 मोबाइल का आपका डेटा, यानी साल के 50,000 मोबाइल से 60,000 मोबाइल आपका शहर से चोरी हो रहा है और छीना जा रहा है, कराची शहर से, एक शहर से। फिर आप बोलते हैं कि हम वावेला करते हैं। जालिम तो आप हो कि आप लोग वहाँ से अपने मनसब पे बैठ के आप जो है लोगों को नहीं पकड़। अच्छा, फिर ये बोलते हैं लोग छूट जाते हैं, अवाम जो है गवाही के लिए नहीं आती। मैंने डाकू पकड़ा, मैंने डाकू पकड़ के डिफेंस थाने को दिया। पहले तो एक मुसीबत ये हुई कि डिफेंस थाने में बयान देने आओ, फलाना करने आओ, धमाके करने आओ। बकरा ईद वाले दिन मेरे घर पे कसाई जानवर काटने हैं, उनकी मोटरसाइकिल नीचे से उड़ गई। मैं उसकी एफआईआर के लिए गया तो मुझे डीआईजी साहब को राब्ता करके एफआईआर करवानी पड़ी। उस गरीब की एफआईआर नहीं कट रही थी। मतलब आपके साथ इतने प्रॉब्लम्स हुए तो एक आम शहरी को कितना मुश्किल का सामना है, ये कहना चाह रहे हैं? वो डाकू को जब लेकर गए, उसकी गवाही के लिए जब मैं कोर्ट जाता हूँ तो कभी जज साहब नहीं है, कभी मुलजिम नहीं है, मुझे धक्के पे धक्के। यानी मैंने जुल्म कर दिया भाई, डाकू पकड़ के आपको डाकू दे दिया। मैं कोर्टों में मैं धक्के खा रहा हूँ, 4 फ्लोर चढ़ के मैं ऊपर जाऊँ, एक केस एक बिल्डिंग में, दूसरा केस दूसरी बिल्डिंग में। भाई आपने दफात लगाई है, मेरा क्या कसूर है? एक ही मुलजिम पकड़ के दिया। पकड़ना पुलिस को चाहिए था, पकड़ मैंने दिया। बजाय अप्रिशिएट करने के, आसानियां पैदा करने के, और मुश्किल में आप आ गए। भाई कौन आपको, आप जब तक अपनी जॉब से सिंसियर नहीं होंगे आप क्राइम खत्म नहीं कर सकते। और एसएचओ पैसे दे के लगाते हुए जुल्म नहीं है? आपको शर्म नहीं आती है? जो लोग ये पैसे लेते हैं, वो ये पैसा किस चीज का लेते हैं? आवाम के ऊपर हुक्मरानी करने का। अब जाहिर सी बात है, वो पैसा लेंगे तो फिर वो निकालेंगे भी। फिर निकालें। और एक थाना जो है महीने का 10 से 15 लाख रुपए एसएचओ घर पे लेके जाता है। तो कहाँ से लेके जाता है? ये हमारे पैसे, अरबों रुपए हमारे अवाम के जाते हैं। बिल्कुल, हम मजलूम अवाम हैं, हम भेड़ बकरियों से भी गए गुजरे हैं। भेड़ बकरियों के भी तहफुजात का ख्याल करा जाता है, उनके भी मामला का, लेकिन हमारा किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता। सही कह रहे हैं आप।
ऐसा ही इसी तरह से है कि कराची के साथ तो ख़ास तौर पर ये जुल्म हो जाती है, देख बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम तो। अच्छा शजील भाई, चूँकि माशाल्लाह आप जो है आप पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर भी उतर चुके हैं, आपकी जो पार्टी है बेसिकली तहरीक लब्बैक गालिबन आप ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी पार्टी को इंशाल्लाह इक़्तिदार मिलता है होपफुली, तो क्या आपकी पार्टी का जो है वो विजन क्या है बेसिकली, किस तरह से इन सब चीज़ों को आप लेके चलेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ वाजे कर दूंगा, मैं कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। अच्छा। मुझे बहुत सी पार्टियों की तरफ से पिछले इलेक्शन में भी ऑफर थी, जी जी। और इस साल भी मुझे इसके अलावा भी 2 पार्टियों की तरफ से इलेक्शन में ऑफर थी, जो ये ठीक है। जमनी इंतखाबात में। तो मुझे कुछ बेहतर लगा कि क्योंकि नामूस रिसालत की तहरीक लब्बैक बात करती है, ठीक तो है। इसलिए मैंने इनकी टिकट पे हाँ किया। तो मैं जमनी इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन वो इलेक्शन आपको पता है कि जो साहब ने सीट खाली की थी वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि मैंने ये इस्तीफ़ा ही नहीं दिया, तो वो इलेक्शन कैंसिल हो गए। तो हाँ, तहरीक लब्बैक अगर इक़्तिदार में आती है तो उनका कहना तो ये है कि दीन हक जो है वो तख्त पे लाना है। बेसिकली देखें, जो इस्लाम का निज़ाम है उसी को अगर आप देखें तो आपके, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो यूके के जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, इलेक्शन हार गए थे, तो बहुत बड़ा नाम था, चार्ली चैपलिन के टाइम की बात है ये। तो वो जब इलेक्शन हार गए तो उनसे BBC ने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि आप लोग इलेक्शन हार गए, वजह क्या है? बोले सामने वाली पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा था, तो हम इसलिए हार गए। वो जो पार्टी रूलिंग में आई थी उनसे पूछा गया, ये मैं 1 सदी पहले की बात आपको बता रहा हूँ तकरीबन, तो उनसे पूछा गया भाई आप लोगों ने क्या मैनिफेस्टो दिया? बोले हमने पूरी दुनिया का जो है हुक्मरानी का निज़ाम को स्टडी किया, और उसमें 15-20 साल इनको लगे स्टडी करने में, और उसमें हमने हज़रत उमर फारूक का निज़ाम, जो निज़ाम हुक्मरानी था, उसको हमने कॉपी किया। अच्छा, उसका निज़ाम हुकूमत क्या था? उनका निज़ाम हुकूमत ये था कि लोगों को घर पे राशन या जॉब वो स्टेट देगी, उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी स्टेट की होगी, और उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। ये वेस्ट ने अपनाया, और वेस्ट आज तरक्की कर गया। तो यही निज़ाम आपका इस्लाम का निज़ाम है, और ये चीज़ें आपको आगे ले जा सकती है। वेस्ट के अंदर टैक्सेस, 2 टैक्सेस होते हैं, एक आपका सेल टैक्स या वैल्यू एडिशन टैक्स कह सकते हैं, या एक आपकी आमदनी पे टैक्स। उसमें भी वो लोग मैन टू मैन कॉन्टैक्ट नहीं करते, उनका एक ऑर्डर सिस्टम बना हुआ, जो आपने डिक्लेयर कर दिया वॉलंटरी वही डिक्लेयर होता है, और उसी को वो लेकर चलते हैं। जब भी उनका निज़ाम इतना स्ट्रांग है क्योंकि लोगों का एतमाद हुआ है। हमारे पास 27 किस्म का हम टैक्स लेते हैं, उसके बाद हम किसी किस्म की इनको हिसाब देने को तैयार नहीं हो आवाम को। और इस्लाम जो है, इस्लाम टैक्स नहीं देता, इस्लाम बात करता है ज़कात, उशर, ठीक है, सदका, खैरात, ठीक है। वो स्टेट, देखिए हज़रत उमर फारूक के टाइम पे बाकायदा ज़कात वसूल करने के लिए सख्ती की गई, लोगों को दुर्रे मारे जाते थे, कोरे मारे जाते थे अगर वो ज़कात सही नहीं देते थे। आज भी इस्लाम के नाम पे आप ज़कात लें और ज़कात से अपना हुकूमत का निज़ाम चलाएं, तो आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। किसी को कोई शक नहीं है, जिसको जब ज़कात स्टेट देखें, कितने इदारे आपके ऐसे हैं जो फलाही इदारे वो कामयाबी से चल रहे हैं। वजह यह है कि जब वो काम कर रहे होते हैं और उनका मैकेनिज्म सही चल रहा होता है, जिसमें करप्शन नहीं होती, लोग एतमाद करके करोड़ों अरबों रुपए उनको देते हैं, लोन फंड देते हैं। आपको जितना पैसा चाहिए आप ज़कात की मद में लें ना, और उससे आप हुक्मरानी चलाएं। भाई सहाबा किराम से बेहतरीन तो किसी का भी नमूना नहीं है ना आपको देखने के लिए, और तर्ज हुक्मरानी हज़रत उमर फारूक के दौर में आप देखें तो सही, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपने जो है, इस्लाम ने सल्तनत उस्मानिया जब गई है, 60 लाख के करीब मुरब्बा मील पे आपकी इस्लामी हुकूमत फैल चुकी थी। इसकी सबसे बड़ी वजूहत क्या थी? इंसाफ, मईशत आपकी स्ट्रॉन्ग थी। तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके थे। आज आपको मुल्क में अगर आगे जाना है तो इस्लामी तर्ज हुकूमत लाना पड़ेगा, और इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाए। उससे क्यों डरते हो? बिल्कुल सही। आप जो है, आपको डर किस, या तो आप बोलेगा मुसलमान नहीं है। सर वेस्ट को भी तो खुश करना है ना, वेस्ट को बात अल्लाह को खुश कर लें या वेस्ट को खुश। अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमाते हैं कि यहूद और निसारा तुम्हारे नहीं हो सकते, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में बोल दिया ना। तो आपको वेस्ट को खुश करना, आप अल्लाह को खुश करना, फिर अल्लाह जाने और बाकी मामला जाने। जो आप बात करते हैं कि ये जरूरी है, भाई जरूरी अल्लाह तवक्कल है, अल्लाह पे तवक्कल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है, इस्लाम का निज़ाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया वही है ना, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं। और ज़कात, आप ज़कात के लिए अगले को बिल्कुल कोड़े मारे, आप कानून बनाए फांसी दे दें। जो निज़ाम इस्लाम में राइज किया गया, जो बताया गया, उसको मनोवन उसी तरीके से अगर अप्लाई किया जाए तो फिर ये कि बेहतर हो सकता है। इस्लाम दीन फितरत है, दीन फितरत मतलब जो इंसान की नेचर है, उससे ये दीन आपको जो है डिज़ाइन करके दे दिया गया अल्लाह की तरफ से। हर चीज़ आप देखें कि आपकी टाइमिंग, आप नमाज के पाबंदी अगर कर लें तो आपकी टाइमिंग जो है मेंटेन होनी शुरू हो जाती है। आप नमाज की पाबंदी कर लें तो आपके सेहत के मामला भी बेहतर हो जाते हैं। अगर आप रमज़ान के रोज़े रखते हैं
साइंस बोलती है कि भाई इससे आपकी जो है सेहत के ऊपर कितने असरात पड़ते हैं। तो अगर आप जो ज़कात देते हैं तो आपके जो माशरे के अंदर जो लोग गरीब होते हैं उन तक ये ज़कात जब सही जमानों में पहुंचती है तो आपका सारा निज़ाम सही हो जाता है। अगर आप कुर्बानी की तरफ आ जाएं तो कुर्बानी जो किसान जानवर पाल के मार्केट में लाता है उनका निज़ाम मैशियत कितना स्ट्रॉन्ग चलता है। आप देखिए हर चीज़ के अंदर जामे वाज़ेह अहकामात अल्लाह ताला के दे दिए गए। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, आपने जो बात की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मैंने फिर आपको बात क्लियर करूँ, मैं ज्वाइन नहीं की। अच्छा, मैं सिर्फ असेंबली इसलिए जाना चाहता हूँ कि बहुत से मामलात में जब मैं जाता हूँ असेंबली में देखता हूँ कि हमारी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचती, राइट, हमारे ऊपर गलत कानून बनाए जाते हैं। तो हम कम से कम खुद वहाँ जाके जो कानून हैं उसके लिए हम उनको बताएं, हम असेंबली में जाके अपनी जो हुज्जत तमाम कर दें कि भाई हमने अपनी पूरी कोशिश की, बाकी रब की मर्जी। ठीक है नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे जनाब शर्जील गोपलानी साहब। बहुत अच्छा गुफ्तगू का सिलसिला रहा इनके साथ, और काफ़ी कुछ जो है मार्केट के हवाले से, इस वक्त कारोबारी जो मसाइल हैं उनके हवाले से इनसे गुफ्तगू रही। प्रोग्राम का सिलसिला ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे मेरी टीम आईना के साथ इजाज़त दीजिए, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।